एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स का पार्ट 4 देखने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए पार्ट्स में देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे राइट्स के बारे में देख चुके हैं। अब हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट करने का मतलब होता है प्रताड़ित करना, किसी को परेशान करना, है ना। तो कोई किसी को ज़बरदस्ती काम ना करवा सके या कुछ गलत ना कर सके, इसके खिलाफ भी अधिकार है। जैसे once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has the right not to be exploited. हर किसी के पास ये अधिकार है कि कोई उसका शोषण ना करे, उसके साथ गलत ना करे। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker section of the society. तो लिबर्टी है, आज़ादी का अधिकार है, समानता का अधिकार है, मगर जो समाज के दबे कुचले तबके हैं, जिनको बहुत ही सदियों से गरीब हैं या इनको दबाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए भी तो उनके पास कोई अधिकार होना चाहिए। तो यही है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इवल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 चीज़ें बताई हैं और कहा है कि भाई ये तो आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, इलीगल है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब है जैसे इंसानों को खरीदना, एक कमोडिटी की तरह, एक बिस्किट की तरह या नमक की थैली की तरह इंसानों को खरीदा बेचा जाना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। ये उसके मानवाधिकार, उसके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है उस इंसान के। ट्रैफिक हियर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, यूजुअली विमेन, फॉर इमोरटल पर्पसेस। प्रोस्टिट्यूशन के लिए और मतलब कई चीज़, मतलब लोगों को बेचा खरीदा जाता है, बंधुआ मजदूरी के लिए ज़बरदस्ती रख करके काम करवाए जाते हैं। सेकंड, दूसरा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में फर्स्ट हम क्या अधिकार मिलता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ये नहीं किया जा सकता, बहुत ही मतलब बड़ा अपराध है ये। सेकंड है आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। बेगार का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिस जिसमें बिना पैसा दिए काम करवाया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। हमारे देश में बेगार, बिना पैसे के आप किसी से काम नहीं करवा सकते। पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था कि फ्री में बस थोड़ा बहुत खाना पीना दे दिए और फ्री में काम करवाए जा रहे हैं। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. Bonded labor, बंधुआ मजदूरी, ये नहीं की जा सकती है। Finally, Constitution also prohibits child labor. बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। No one can employ a child below the age of 14 to work in a factory or mine और इन एनी अदर हजार्डस वर्क सच एज रेलवे, पोर्ट्स। तो रेलवे, पोर्ट्स या फिर किसी हजार्डस जगह जहाँ पर जैसे कि माइंस में, आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, पुरानी जो मूवीज़ हैं आजकल भी बनती हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को कोयले की माइंस में भेज दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है, यार उसका बचपन जा रहा है, उसको खेलने का समय नहीं मिल रहा, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, माइन में काम कर रहा है। तो 14 साल से छोटे बच्चे को हजार्डस ऑक्यूपेशंस में, जहाँ पर जान का खतरा है, वहाँ पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। यूजिंग दिस एज अ basis, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी making, firecracker, matches, printing and dyeing. तो ये बीड़ी बनाने में और माचिस की तीलियाँ बनाने में, डाइंग की इंडस्ट्री में, पटाखों की इंडस्ट्री में, यहाँ पर बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। अब ये काफ़ी सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के में पिटीशन यानी कि एक केस किए गए हैं। पिटिशन वॉज फाइल्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट। द पिटिशनर सेड अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 12 and 12 were taken from villages in the Salem district and sold at auction. मतलब बच्चों को बेचा जा रहा था केरला में। अब आता है चिल्ड्रन जो कि 5 साल से लेकर मतलब छोटे छोटे 5 साल के, यार 5 साल का बच्चा क्या होता है? 5 साल के बच्चे को बोलना तक तो आता नहीं है सही तरीके से। उन बच्चों से काम करवाते हैं। कहाँ पर? आयरन ओर माइंस में, कर्नाटक के रीजन में। उनको बच्चों को मतलब गड्ढे खुदवाए जाते हैं, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह कोयला वो लोग पहुँचाते हैं और कुछ भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कम पैसे, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट, धूल मिट्टी में मतलब उनको डाला जाता है और इस वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या फिर स्कूल उनको जाने ही नहीं दिया जाता। और काफ़ी सारे सर्वे आए हैं जिसमें काफ़ी सारी फीमेल चाइल्ड लेबरर्स जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में रहती हैं और उनके साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है और मतलब बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से काम लिया जाता है। तो ये उनके अधिकारों के खिलाफ है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3 कौन कौन से हैं? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, फिर उसके बाद बेगार यानी कि बॉन्डेड लेबर, और फिर तीसरा आता है चाइल्ड लेबर। बॉन्डेड लेबर में किसी भी उम्र का इंसान हो सकता है जिसको बिना पैसे के काम करवाया जा रहा हो
और चाइल्ड लेबर, जो 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं उनसे काम करवाया जा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें कोई सा भी धर्म मानने का अधिकार है। जो धर्म हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिस भी धर्म को हम मानना चाहते हैं, उस धर्म को हम लोग मान सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स right to freedom of religion as well. In this case too, constitution makers were very particular to state it clearly. बहुत अच्छे से मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा देश सभी धर्मों को समान मानता है। मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। तो हमारे देश में अलग अलग धर्म माने जाते हैं, लोगों के द्वारा अलग अलग धर्म को है ना मानते हैं लोग। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, कुछ होते हैं कि किसी भी धर्म को नहीं मानते। सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द स्टेट इज कंसर्न्ड ओनली विद द रिलेशंस अमंग ह्यूमन बींग्स एंड नॉट विद द रिलीजन बिटवीन द ह्यूमन बींग्स एंड गॉड। यानी कि हमारे देश की जो सरकार है उसको कोई इंसान कौन सा धर्म मान रहा है, नहीं मान रहा है, पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। सेक्युलर स्टेट वो होता है दैट डज नॉट एस्टेब्लिश एनी वन एज ऑफिशियल रिलीजन। मतलब हमारा देश ऐसा तो नहीं कहता कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं या फिर हम लोग एक इस्लामिक देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो हमारा देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश में किसी भी सिर्फ एक धर्म को इज्जत नहीं दी जाती, सारे धर्मों को बराबर इज्जत दी जाती है। Indian secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religion. The state has to be neutral and impartial in dealing with all religions. तो state यानी कि हमारी जो देश है वो सारे के सारे धर्मों को बिल्कुल समान नज़रों से देखेगा। एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है, वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने धर्म को। प्रोफेस मतलब वो मान रहा है और लोगों को उसके बारे में बता रहा है, उस धर्म को फैला रहा है। ये होता है प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस। ही और शी बिलीव्स इन, जिस भी धर्म में आप मानते हैं आप उसको आप साथ में खुद पूजा कर सकते हैं, आप इकट्ठा होकर के पूजा कर सकते हैं, आप लोगों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। एवरी रिलीजियस ग्रुप और सेक्ट इज फ्री टू मैनेज इज रिलीजियस अफेयर्स। तो हर किसी के पास अपने रिलीजियस अफेयर्स को मानने का अधिकार है। मतलब जो भी रिलीजियस अफेयर्स का मतलब है कि आप किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे वो आप पे है, सरकार आपको उसके बारे में कुछ नहीं कहेगी। अ राइट टू प्रोपोगेट वंस रिलीजन हाउएवर डज नॉट मीन दैट पर्सन has right to compel another person to convert into his religion by means of force, fraud, inducement और allurement। तो हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारी जगह पर फोर्स्ड कन्वर्जन्स होते हैं, मतलब ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा किया गया था जब जो काफ़ी सारे बाहर की ताकतें आई थी, जैसे कि जब इस्लाम आया तब भी बहुत सारे एम्परर्स ने ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया। क्रिश्चियनिटी में जब अंग्रेज़ आए तो ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। तो अब हमारे देश में कोई ज़बरदस्ती किसी को दूसरे धर्म में नहीं बदलवा सकता है। ऑफ कोर्स अ पर्सन इज़ फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और हर ओन विल। अपनी मर्जी से आप अपना धर्म बदल सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कर सकता। फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन डज नॉट मीन दैट पर्सन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिस फ्री है कि भाई आप जो भी चाहे कर सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई एनिमल्स का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते या फिर ह्यूमंस को बलि नहीं चढ़ा सकते काट करके। रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो वुमेन को इन्फीरियर समझती हैं या वुमेन के राइट को इन्फ्रिंज करती हैं, मतलब वुमेन को नीचा समझती हैं या वुमेन के राइट को छीनती हैं, वो भी अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए वन कैन नॉट फोर्स अ विडो टू शेव हेड और वियर वाइट क्लोथ। तो एक विडो यानी कि जिस औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई है उसको सर मुंडवाने के लिए या फिर उसको सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव पीपल देयर रिलीजन, देन हाउ कैन इट। ये क्वेश्चन है कि कैसे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन किसी को धर्म नहीं दे रहा है तो प्रैक्टिस करने का अधिकार कैसे दे रहा है? क्योंकि ये हमारी डेमोक्रेसी में है, जो इंसान जिस तरीके से जीना चाहे वो जी सकता है। सेक्युलर स्टेट इज़ वन दैट डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज और फेवर ऑन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होती है जो मतलब किसी एक रिलीजन को फेवर ना करे। जैसे कि पाकिस्तान है, वो किसको फेवर करता है? इस्लाम को। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। नॉट डज इट पनिश और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे फॉलो। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आप अगर मुसलमान हैं तो आपको बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, और बाकी अगर आप दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं तो आप किसी को पब्लिक में बता भी नहीं सकते, अपने फेस्टिवल्स को मना भी नहीं सकते। सऊदी अरेबिया में इस तरीके से किया जाता है जो दूसरे धर्म के लोग हैं। बट हमारे देश में हर कोई अपने फेस्टिवल मना सकता है, सबको बराबर इज्जत दी जाती है। Thus, government cannot compel any person to pay any tax for the promotion or maintenance of any particular religion or religious institution। तो गवर्नमेंट किसी भी धर्म को या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किसी को भी टैक्स देने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। There shall be no religious instruction in the government institutions
Government educational institution. In educational institution managed by private bodies, no person shall be compelled to take part in any religious instruction or to attend any religious worship. तो जो प्राइवेट स्कूल्स में है या फिर जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में है, उनको ज़बरदस्ती किसी भी धर्म के बारे में पढ़ाना बिल्कुल गलत बात है. अगर कोई बच्चा चाहे कि हमें धर्म के बारे में नहीं पढ़ना है तो वो फ्री है. कौन से? प्राइवेट स्कूल्स में. और जो स्कूल्स गवर्नमेंट चला रही है, बाकी जो मदरसे हैं या फिर जो धर्म वाले स्कूल सब उनमें तो पढ़ाई करवाई जाएगी धर्म की, मगर जो जिसमें सरकार पैसा दे रही है या फिर कोई जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर इस तरीके से धर्म की पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. You might wonder why the Constitution makers was so particular in providing written guarantees to the rights of the minorities. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतनी ज़्यादा मतलब राइट्स क्यों लिख रहे हैं. क्या हम ये नहीं सोच सकते कि भाई अच्छा ठीक है ऐसा तो होता ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो होता ही है, ऐसा नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा जाता है. नथिंग गोज विदाउट राइटिंग. नथिंग गोज लाइक सेइंग कि हमने कह दिया ठीक है चलो ऐसा हो गया, बट ऐसा नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी. वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटी फॉर द मेजोरिटी? वेल द सिंपल रीजन दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजोरिटी. माइनॉरिटी को ही इतने सारे राइट्स क्यों दिए गए हैं? माइनॉरिटी को ही इतने सारे कि भाई ऐसा नहीं कर सकते माइनॉरिटी के साथ. माइनॉरिटी होती है जो लोग संख्या में कम होते हैं. वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी जो में होंगे, जो मतलब ज़्यादा संख्या में होंगे डेमोक्रेसी में, उनके तो नेता चुन के चले जाएंगे. तो बचाना कैसे पड़ेगा? जो लोग कम संख्या में हैं, जैसे कि लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन. तो जो संख्या में कम है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेजॉरिटी वाले तो ज़्यादा हैं ही, वो तो अपना खुद का प्रोटेक्शन करेंगे ही. अदरवाइज जो माइनॉरिटी है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा और उनकी लैंग्वेज पर, उनके धर्म पर, उनके कल्चर पर मेजॉरिटी का ही असर आ जाएगा. तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हम ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको तवज्जो देने के लिए बनाया गया है? हर एक इंसान को, सिर्फ मेजॉरिटी को नहीं या फिर सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं, हर एक नागरिक को जो इस देश में रहता है. दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. तो कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स कि भाई किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई उन पर ज़बरदस्ती नहीं करेगा. तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं हमारे देश की माइनॉरिटीज़ को. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट. कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स का, उनके पास अगर उनका अलग कल्चर है, उनका अलग धर्म है, अलग भाषा है, तो उनके पास अधिकार है कि वो अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाजों को बचा कर रखें. एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट और रिसीविंग एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या सरकार उसमें हेल्प कर रही है चलाने में, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को भी रोका नहीं जाएगा भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर एडमिशन लेने से. जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर हिंदू भी पढ़ सकते हैं अगर वो वहाँ पर पढ़ना चाहें तो. जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम सिख हर धर्म का इंसान पढ़ सकता है. तो धर्म के आधार पर किसी को भी सरकार द्वारा चलाई जा रहे स्कूल या कॉलेजेस में दाखिला लेने से कोई नहीं रोक सकता है. ऑल minorities have the right to establish and administer educational institution of their choice. तो जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो कम संख्या में लोग हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मदरसे चलाए जाते हैं ना, तो वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं. हेयर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी. यहाँ पर माइनॉरिटी सिर्फ रिलीजियस नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में कम होते हैं. भाषा के आधार पर भी जो माइनॉरिटी होती हैं उनको भी हम माइनॉरिटी मानते हैं. मतलब एक लैंग्वेज है, उसको सपोज करो सिर्फ 1000 लोग ही बोल रहे हैं, तो उनके पास अधिकार है कि वो अपनी भाषा को कंजर्व करके रख सकें और उसको बढ़ावा दे सकें. पीपल स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज आर इन माइनॉरिटी, है ना. फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजॉरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटक. तो तेलुगु भाषी जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, बट पड़ोस में ही कर्नाटक जो है वहाँ पर कम है ना. तो 6 कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन पंजाब बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली. तो सिख जो हैं वो मेजॉरिटी हैं पंजाब में, तो वहाँ पे वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, बट बाकी सारे राज्यों में तो उनकी संख्या जो है कम है. अब इसमें है चेक योर प्रोग्रेस. तो काफ़ी सारे, जैसे कि इमरजेंसी सेशन बुलाया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था प्रपोजल को सिख अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, मतलब अलग से हरियाणा में. और जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेश्चन सेंट्रल लॉ
which gave Aligarh Muslim University its minority status and held illegal the reservation of seats for Muslims in its postgraduate medical courses. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मतलब हटा दिया था सेंटर का ये लॉ 2006 में कि भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में सिर्फ मतलब मुस्लिमों को सीटें मिलें, तो ये बात भी हटा दी गई थी. और राजस्थान गवर्नमेंट ने जो एंटी कन्वर्जन लॉ हैं वो एनेक्ट किए कि क्योंकि क्रिश्चियन लीडर्स मतलब काफ़ी सारे लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्जन किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाएंगे. मतलब आप ऐसे ही ज़बरदस्ती किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. तो ये हम लोगों ने सारे के सारे राइट्स के बारे में देख लिया. अब एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स, अब थोड़ा सा हम लोग ना यहाँ से ये देख लेते हैं, ये आगे का हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स. अब हमें अधिकार मिल चुके हैं, अब ये अधिकार हम लोग बचा करके कैसे रखेंगे, इनको सिक्योर कैसे रखेंगे, तो ये देख लेते हैं. इफ़ राइट्स आर गारंटीज दे आर नो यूज़ इफ़ देयर इज़ नो वन टू ऑनर देम. राइट्स हमें दे दिए बट कोई गारंटी नहीं दी कि भाई आपके अधिकार आपसे छीने नहीं जाएंगे. फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर एनफोर्सिएबल. फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनफोर्सिएबल है. एनफोर्सिएबल का मतलब है आप उनको लागू करवा सकते हैं. आप अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं. वी हैव अ राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ अबव मेंशन राइट्स. दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है. ये राइट इंश्योर करता है कि बाकी सारे के सारे राइट्स इफेक्टिव रहें. ये पॉसिबल है दैट समटाइम्स आवर राइट्स में बी वायलेटेड बाय फेलो सिटीजन्स, प्राइवेट बॉडीज और बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे राइट्स को हनन किया जाए, प्राइवेट बॉडी हनन करे, गवर्नमेंट हनन करे. व्हेन एनी ऑफ आवर राइट्स आर वायलेटेड वी कैन सीक रेमेडी थ्रू कोर्ट्स. जब भी हमारा कोई राइट हमसे छीना जाता है, हम लोग कोर्ट जा सकते हैं उनके खिलाफ. इफ़ इट इज़ अ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट. अगर फंडामेंटल राइट है हमारा तो हम लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं. दैट इज़ वाई डॉक्टर अम्बेडकर कॉल द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा. पूरे साल में जब भी ये चैप्टर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे MCQ की फॉर्म में आए, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, ये क्वेश्चन आएगा कि विच राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हु कॉल्ड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर अम्बेडकर. तो ये वाली ये जो लाइन है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि भाई मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको. अब आगे देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स आर द गारंटी अगेंस्ट the actions of legislature, executive and other authorities instituted by the government. तो फंडामेंटल राइट आपको अधिकार देता है कि देश में कोई भी, लिटरली कोई भी अगर आपके अधिकारों का हनन करता है तो उसको सज़ा होगी और आपके अधिकार आपको वापस दिए जाएंगे. ये काम करती है हमारे देश की कोर्ट. There can be no law or action that violates the fundamental rights. If any act of legislature or executive takes away or limits any of the fundamental right, it will be invalid. अगर कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, लिटरली कोई भी अगर आपके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो नहीं छीन सकता, आप कोर्ट जा सकते हैं. We can challenge such law of the central and state government, the policies and the action of government or the governmental organization like the nationalized banks or electricity board. Courts also enforce the fundamental rights against private individuals and body. तो मैंने बताया ना आपको, देश में कोई भी, लिटरली कोई भी अगर आपके अधिकारों का हनन करता है, आप कोर्ट जा सकते हैं. The Supreme Court and High Court have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of fundamental rights. Writs होता है जैसे कि habeas corpus एक writ होती है, और certiorari, mandamus, बहुत सारे writs होते हैं, थोड़े मतलब टेक्निकल नेम्स हैं. बेसिकली क्या है ना कि कोर्ट ऑर्डर देती है, जिस इंसान ने भी हनन किया होता है, जिस बॉडी ने, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आपके अधिकारों का हनन किया हो, तो उसको भी फिर कोर्ट ऑर्डर देगी कि गलत कर रहे हो, लाइन पे आ जाओ. ऑब्वियसली केस होगा उसके बाद. दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टम्स एंड पनिशमेंट टू द वॉयलेटर्स. जो पनिशमेंट दिया जाएगा जो गलत काम करेंगे, है ना. वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 4 दैट द जुडिशरी इन आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट. जुडिशरी बिल्कुल अलग है गवर्नमेंट से और पार्लियामेंट से. वी ऑल्सो नोटेड that our judiciary is very powerful and can do whatever is needed to protect the rights of citizens. हमारे देश की जुडिशरी बहुत पावरफुल है,
लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हमारे देश की जुडिशरी ने। इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, द एग्रीव्ड पर्सन मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, कैन गो टू कोर्ट फॉर रेमेडी, बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कोई भी इंसान जिसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है वो कोर्ट जा सकता है। इफ इट इज़ ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोर्ट जा सकते हैं सिर्फ आपके अधिकारों का हनन हुआ है तब नहीं, जबकि अगर पूरे समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है तो भी आप कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास के घर के पास से कोई नदी निकल रही है, सपोज करिए वो गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी फेंकी जा रही है, आप PIL कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में कि ये समाज के साथ गलत हो रहा है कि इस नदी का पानी गंदा किया जा रहा है। Under the PIL, any citizen or group of citizens can approach Supreme Court or High Court for the protection of public interest against a particular law or action of government. One can write to judges even on a postcard. The court will take up matter if the judges find it in the public interest. तो कोर्ट अगर आप सिर्फ एक लेटर भी लिख देंगे ना तो भी उस लेटर को भी एक PIL माना जाएगा। और अगर लगता है सरकार को नहीं, अगर लगता है जजेस को कि भाई ये तो पूरे समाज की भलाई के लिए काम किया जा रहा है, तो उस पर फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, उस पर केस चलेगा। ये हम लोगों ने देखा। कल की वीडियो में ना हम लोग कल देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में और ये एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी लाइफ के लिए। आपको फंडामेंटल राइट्स तो पता होना चाहिए ना अपने। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।